पैरों में चप्पल देख लेंगे, जूते देख लेंगे। उस दिन ये सवाल जब पूछेंगे तब मैं उसका जवाब दूंगा। मैं कुछ बनूं या नहीं बनूं, पर जनता के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए राजनीति कर रहा हूं। नरेश मीणा को अब आप नए रूप में ही देखोगे। खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे युवा नेता से बात करने जा रहे हैं, संघर्षी, जिनके जीवन की पहचान है। जहां भी कहीं आंदोलन होता है, ये युवा नेता वहां पर पहुंच जाता है, लोगों के हित के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। हम बात कर रहे हैं नरेश मीणा से, जिनके लिए जीवन में जुनून, जिद बहुत मायने रखती है। नरेश जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत ज़्यादा जिद्दी माना जाता है आपको, बहुत ज़्यादा जुनूनी आपको कहा जाता है। क्या कहा जाए आपको, एक गुस्सेल नेता या फिर लोकहित के लिए किसी भी हद तक जाने वाला नेता? जब भगत सिंह को आदर्श मानते हैं, तब जो भगत सिंह को कहा जाए वही नाम नरेश को मिलना चाहिए। अपनी मांगों के लिए, जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, उसको प्राप्त करने के लिए, लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए किसी भी हद पे जाना पड़े तो उस हद पर जाने के लिए नरेश मीणा हमेशा तैयार रहता है। इस तरह से सफ़र शुरू होता है आपका राजनीति में। आप 12 जिले के बहुत दूर दराज के एक साधारण से गांव से आते हैं, साधारण किसान परिवार है आपका। जयपुर में आकर के छात्र राजनीति में आप एंट्री करते हैं, चुनाव भी जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद का जो सफ़र है वो कोई आसान नहीं है। कुछ ज़्यादा नाम तो बड़ा बना लिया आपने संघर्ष करते करते, लेकिन अभी भी कोई आप जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें कामयाब तो हो नहीं पाए। देखो दहल साहब, मेरा जो क्षेत्र है वो राजस्थान के बॉर्डर पे है और मध्य प्रदेश के भी बॉर्डर पे है। राजस्थान की राजधानी भी हमसे 400 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश की राजधानी भी हमसे इतनी दूर है। मैं जिस हाड़ौती से आता हूं, मेरे गांव से छबड़ा, बारा, इनसे कोटा भी दूर है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ। मेरे पिता 8वीं पास हैं, पर वो ऐसे अच्छे लोगों के साथ उनको मिला, संगत उनको मिली कि उन्होंने, हम 3 भाई हैं, 1 बहन है। हमें उनका लक्ष्य था कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं, लिखाऊं और अच्छी जगह भेजूं। उन्होंने मेरे बड़े भाई को तो IIT में भेजा, जवाहर नवोदय विद्यालय में हम दोनों भाई पढ़े। मैं भी नवोदय में पढ़ा, मेरा छोटा भाई भी पढ़ा। हम सबको अच्छी शिक्षा दिलाई। फिर जयपुर में कैसे पहुंचे? और मुझे भी उन्होंने जयपुर में भेजा कि मैं कहीं सिविल सेवा में जाऊं। मेरे पास हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश मेरे सब्जेक्ट थे। मीना छात्रावास, जहां से सैकड़ों सिविल सेवा में निकले लड़के, कम से कम हजारों कस्टम में हैं। वो मीना छात्रावास जो शैक्षणिक आदिवासी छात्रावास है, जिसके किशन लाल जी मीणा हमारे DGP रहे। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का सबसे अनुशासित छात्रावास, उस छात्रावास में मैं रहा। तो काफी संस्कार आपने हासिल किए वहां से, या संघर्ष करना भी? संस्कार तो मुझे घर से मिले, मेरे माँ बाप से मिले हैं। मैंने कहा, मैं बुजुर्गों के बीच में बैठता था। लड़ना किसने सिखाया आपको छात्र हितों के लिए? ये मुझे नहीं पता। मैं तो अचानक से जब जयपुर आया और जब राजस्थान कॉलेज में मैं पढ़ता था, तो जब घटनाएं घटती थी यूनिवर्सिटी में और जिस तरह से उनमें मैं एक्टिव रहता था। कहीं से राजस्थान में मेरे जो मीना छात्रावास के जो साथी थे, उनको लगता था कि इसको हमें चुनाव लड़ाना चाहिए। उन्होंने जबरदस्ती चुनाव लड़ाया। आप मानोगे नहीं, मैं भाई साहब, जब मुझे राजस्थान कॉलेज का अध्यक्ष का चुनाव में मीणा हॉस्टल ने खड़ा कर दिया, मेरे खिलाफ 5 मेरे 100 जाती है, 5 मीणा साथी खड़े हो गए। मुझे लगा मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा, तो मैं यहाँ से चुपके से ट्रेन में बैठ के मेरे गांव भाग गया। और जब ये लड़कों को पता लगा कि नरेश तो भाग गया, तो उस जमाने में टाटा सुमो फेमस हुआ करती थी गाड़ी, उनको लेके मेरे गांव पहुंच के, बरसात के दिन थे, इसी दिन नदियां आ रही थी, हाड़ौती में पानी की बारिश बहुत होती है, नदियां बहुत आती है, वो पहुंच गए। जब उन्होंने कहा कि हम इसलिए आए कि नरेश को लेने आए, तो मेरे पिता से जब उन्होंने पूछा कि साहब हम इसको चुनाव लड़ाना चाहते हैं, तो मेरे पिता ने एक बात कही थी कि ठीक है राजनीति, क्योंकि 95 में पिताजी भी निर्विरोध सरपंच थे। पिताजी ने कहा कि चुनाव लड़ना कोई दिक्कत नहीं है, हार जीत भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा नहीं हो कि इसको तुम चुनाव लड़ाओ और इसकी जमानत जब्त हो जाए। तो मेरे से उन्होंने पूछा कि भाई तू बता क्या रहेगा। मैंने कहा हमारा छात्रावास का साथी और जिस तरह का मेरे को है, तो मैं हार जीत का पता नहीं, लेकिन
फाइट तो मेरी रहेगी। फिर चुनाव जीत गए। चुनाव लड़ा, 17 वोट से मैं नरेंद्र चौधरी से चुनाव हार गया। उसके बाद मैं अगले साल मीनाक्षी चंद्रावत एनएसयूआई की प्रदेश अध्यक्ष थी, वो विधायक थी, वो हमारे हाड़ौती से आती थी, खानपुर की रहने वाली थी। मुझे लगा कि भाई हमारे एरिया की तो मैडम सुन सकती है, तो मैं उनसे मिला और उन्होंने उस समय विकट परिस्थितियों में, क्योंकि मेरे सामने जो एनएसयूआई से टिकट मांग रहे थे, उनको जिन नेताओं का आशीर्वाद था उनकी के सामने मुझे कुछ नहीं था, लेकिन उस समय मीनाक्षी चंद्रावत जी ने हिम्मत करके खुद जिम्मेदारी लेके गारंटी ली। गिरिजा व्यास जी प्रदेश अध्यक्ष थी, उन्होंने गारंटी लेकर कि नहीं मैं इसको जिता के लाऊंगी, नरेश चुनाव जीतेगा। मुझे जनरल सेक्रेटरी का टिकट दिया, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी अध्यक्ष लड़े और एनएसयूआई का पूरा पैनल 2 बार इस राजस्थान विश्वविद्यालय में जीता है, जो मीनाक्षी चंद्रावत के टाइम पे जीता। उसके बाद में बहुत मुश्किलें आई आपके जीवन में। जी, 2004 में विश्वविद्यालय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, टिकट नहीं मिला, टिकट मांगा कांग्रेस से, एनएसयूआई से नहीं मिला, निर्दलीय लड़े। उस समय विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनने के लिए 2 या 3 बार चुनाव लड़ते थे कोई आदमी। जो भी अध्यक्ष विश्वविद्यालय के उस समय बने हैं, लिंग 2 कमेटी के नियम आने के पहले जो विश्वविद्यालय में जो चुनाव होते थे, उनमें लगभग जो भी चुनाव लड़ते थे या तो 700 वोट 500 वोट या आते थे, फिर दोबारा लड़ो, फिर तिबारा लड़ो। मेरे फर्स्ट बार में 1917 वोट आ गए थे और शायद चुनाव चालू रहते तो मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बन जाता। लेकिन उस समय फिर लिंग 2 लागू हो गया, चुनाव बंद हो गए। 2010 में चुनाव हुए, तब तक उम्र हो गई। तो फिर क्या बेस आपने छबड़ा को बना लिया, चुनाव मैदान में भी उतरे, लेकिन कामयाबी तो नहीं मिली आपको? देखो, लड़ना मेरा काम है, कामयाबी मेरे हाथ में नहीं है। कामयाबी या तो ईश्वर के हाथ में है और राजनीति में जनता के हाथ में है। जनता किसको पास करे, किसको फेल करे। जनता ने, शायद छबड़ा की जनता ने मुझे उस समय परखा नहीं होगा या उनकी नजर में मैं फेल हो गया होगा। फिर भी मुझे बहुत बड़ी संख्या में छबड़ा में, जहां मेरा गांव नहीं, जहां मैं किसी को जानू नहीं, मैं चुनाव गया और कुछ समय में चुनाव लड़ा और 45,000 वोट दिए। तो ये क्या कम आशीर्वाद है? मुझे तो नहीं लगता कि मैं कोई हारा हूं। जहां पार्टियों के वोट 50,000 से चालू होते हैं, निर्दलीय के 0 से वोट चालू होते हैं, वहां अगर नरेश के 45,000 आए हैं तो मैं तो जीता हुआ ही मानता हूं अपने आप को। पिछले लोकसभा चुनाव में भी आप टिकट मांग रहे थे और विधानसभा के उपचुनाव में भी आप मैदान में उतरे। देवली से आखिर लड़ने के लिए प्रेरित किसने किया आपको कि आप यहाँ से लड़िए और यहाँ गुंजाइश से आप जीत सकते हैं? क्या अंतरात्मा से आवाज आई? पार्टी ने तो आपको बिल्कुल मना कर दिया था। मैं दाहिल साहब, कई लोग सोचते हैं कि मुझे कौन सलाह देता है, कौन गाइड करता है, लेकिन मैं तो मेरी अंतरात्मा को ही ज़्यादा मानता हूँ। मुझे इस मामले में जिद्दी मानते हैं मेरे बहुत सारे सलाहकार, बहुत सारे साथी, बहुत घर वाले भी, यहाँ तक कि मेरे परिजन भी मेरे से नाराज रहते हैं कि नरेश किसी की सुनता नहीं है। लेकिन यही देवली उनियारा में हुआ। देवली उनियारा के चुनाव में मेरे घर वालों ने गालियां देते थे। वो जब उनकी बात नहीं मानी तो वो मेरे साथियों को कहते थे कि इसको समझाओ, क्या कर रहा है, रोको, छबड़ा में वोट आ गए, अगली बार कांग्रेस इसको टिकट दे देगी, अगर इसका यहां कुछ हो गया तो सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। और सारे साथी भी ये बात कहते थे कि भाई साहब 44,000 वोट आ गए, अपना भ्रम बन गया और कहीं। लेकिन जब मैंने टिकट मांगा, मुझे उम्मीद थी कि भाई इस बार तो कांग्रेस पार्टी उपचुनाव है और उपचुनाव में पार्टी जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट देगी और सर्वे कराएगी। सर्वे के आधार पर अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो मुझे नरेश मीणा को पार्टी टिकट जरूर मिलेगा। लेकिन कहीं जब मुझे थोड़ी सी कहीं कंफ्यूजन हुआ तो मैं हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम के दरबार में पहुंचा, वहां ढोक लगाई और मेरे को तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं बाबा खाटू श्याम ने तो मेरा टिकट कटवाया है। बाबा खाटू श्याम की ये कृपा हुई कि मैं चुनाव हार गया, क्योंकि मुझे लगता है कि अब बाबा खाटू श्याम ऊपर वाला मेरे से कुछ बहुत बड़ा करवाना चाहता है। ये बताइएगा कि जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन गुस्सा कैसे आपका परवान चढ़ गया और आपने एसडीएम के थप्पड़ रसीद कर दिया? देखो भाई साहब, पिछले कुछ दिनों से चुनाव में मुझे बहुत परेशान किया जा रहा था सरकार द्वारा। मेरे साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा था, साधन जब्त किए जा रहे थे, पोस्टर फाड़े जा रहे थे। मेरा जो बैलेट पेपर था जिस पे वोट डलता है उसमें मेरा निशान बिल्कुल हल्का कर रखा था, बाकी के डार्क थे।
सुबह जब मैं बूथों पे जा निकला था, 7 बजे मैं निकला, तो मेरा ये मन था कि मैं प्रत्येक बूथ पे जाऊं। और प्रत्येक बूथ पे जब मैं जाऊं तो मेरे पास इतनी सारी शिकायतें आई बुजुर्गों की, कई भाई साहब बुजुर्गों को वो वोट नहीं दिख रहा है और अपना चिन्ह बिल्कुल हल्का है। मैंने कलेक्टर मैडम को कहा, लेकिन उन्होंने असमर्थता जताई कि हम कुछ कर नहीं सकते अब इस कंडीशन में। तो थोड़ा अंदर से गुस्सा था। वक्त एक ब्रेक का हो गया है। खास मुलाकात में वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी नरेश मीणा से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। मेरे माँ बाप ने मेरा नाम ही नरेश रखा, जिसका मतलब ही राजा होता है। नरेश का साम्राज्य सीमित नहीं रहता, सम्राट बनना चाहता हूँ। बाबा खाटू श्याम की ये कृपा हुई कि मैं चुनाव हार गया, क्योंकि मुझे लगता है कि अब बाबा खाटू श्याम ऊपर वाला मेरे से कुछ बहुत बड़ा करवाना चाहता है। लोग मेरे पैरों में चप्पल देख लेंगे, जूते देख लेंगे। उस दिन ये सवाल जब पूछेंगे तब मैं उसका जवाब दूंगा। मैं कुछ बनूं या नहीं बनूं, पर जनता के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए राजनीति कर रहा हूँ। नरेश मीणा को अब आप नए रूप में ही देखोगे। मेरे माँ बाप ने मेरा नाम ही नरेश रखा, जिसका मतलब ही राजा होता है। नरेश का साम्राज्य सीमित नहीं रहता, सम्राट बनना चाहता हूँ। बाबा खाटू श्याम की ये कृपा हुई कि मैं चुनाव हार गया, क्योंकि मुझे लगता है कि अब बाबा खाटू श्याम ऊपर वाला मेरे से कुछ बहुत बड़ा करवाना चाहता है। लोग मेरे पैरों में चप्पल देख लेंगे, जूते देख लेंगे। उस दिन ये सवाल जब पूछेंगे तब मैं उसका जवाब दूंगा। मैं कुछ बनूं या नहीं बनूं, पर जनता के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए राजनीति कर रहा हूँ। नरेश मीणा को अब आप नए रूप में ही देखोगे। खास मुलाकात में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नरेश मीणा से। नरेश जी, ये जो थप्पड़ कांड हुआ, इसकी चर्चा बहुत जोरों पर रही, पूरे देश की आप सुर्खियां बन गए। लेकिन क्या एक छात्र नेता के लिए, एक युवा नेता की राजनीतिक सेहत के लिए क्या ये ठीक कदम था? कभी आपको लगता है कि नहीं मैंने गलत किया? लोकतांत्रिक प्रणाली में ये ठीक नहीं है, लाजमी नहीं है। और ये मैंने जेल जाने के बाद अफसोस किया, खेद व्यक्त करता हूँ इस पर। आगे से ऐसी घटना को मेरे से नहीं घटेगी। हुआ क्या था? अचानक इतना आवेश में कैसे आ गया? मैंने बताया अभी आपको कि 3-4 दिन से मेरे को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था, मेरे वोटों का नुकसान किया जा रहा था। और जब अंतिम समय में एक गांव समरावता में जब पूरा गांव बहिष्कार करके बैठा था कि हमारे 28 गांवों को उनियारा से हटाकर देवली जोड़ दिया गया, कोई हमारी सुन नहीं रहा। इस बात को लेकर उन्होंने बहिष्कार किया। जब मैं वहाँ पहुँचा, कुछ देर में रहा, तो वहाँ अचानक से बड़ा बवाल मचा कि साहब ज़बरदस्ती वोटिंग हो रही है। और उसके बाद जो आप सारे यूट्यूब्स पे सब जगह आपने देखा है कि किस तरह से वो घटना घटित हुई, जेल गए। तो एक काला अध्याय था, वो खत्म हो गया। मैं उससे आगे जाना चाहता हूँ। ये जेल यात्रा कैसी थी? जब आदमी जेल में जाता है तो आत्मचिंतन करता है। क्या एक नया नरेश मीणा जेल के बाहर निकला? अब 8 महीने बाद अब दहल साहब, जब नरेश मीणा को अब आप नए रूप में ही देखोगे।
ये पद तक का मतलब तय मान लीजिए। 8 महीने एकांत में रहने का वहाँ मौका मिला उस चार दीवारी में, बहुत सारी किताबें पढ़ी, कुछ जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास नरेश मीणा आगे करेगा। कितना मुश्किल था ये वक्त जब आप 24 घंटे जनता के बीच में रहने वाला एक ऐसा नेता जो जनता के बीच में ही रहना हमेशा पसंद करता है, उसको जो है जेल में बंद कर दिया जाए। देखो तो कैसा महसूस करते थे? आपको लग रहा था कि इस इंतजार की भी कभी इंतहा होगी? देखो धारी साहब, मैं जब जेल में जब गया तो शुरू में मुझे थोड़ा सा अफसोस था, मतलब थोड़ा दुख था कि कहीं मुझे विलेन की तरह पेश नहीं किया जाए, मेरी गलती नहीं थी। लेकिन जब सच्चाई लोगों के सामने आई कि मेरा उसमें कोई इंटेंशन गलत नहीं था अमित चौधरी को थप्पड़ मारने में, और उनकी भी गलती थी, उसके बाद जो जनता का जो समर्थन आशीर्वाद मिला और जिसके लिए मैं हमेशा भूखा रहता हूं, तड़पता हूं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जनता का आशीर्वाद मिले, और जब वो जनता का आशीर्वाद मुझे मिलने लगा तब फिर मुझे कोई टेंशन नहीं थी। क्योंकि बड़े महान पुरुषों को जब पढ़ते हैं तो ये संकट विपत्तियां, ये तो बहुत छोटी विपत्ति है, तो 8 महीने तो क्या होता है। अगर इस तरह का जनता ने जो आप आशीर्वाद समर्थन दिया, अगर ये रहा तो आने वाली पूरी लाइफ को ही जेल में काटने के लिए तैयार। इस मुश्किल वक्त में जब आप जेल में थे, साथ किसने दिया? कौन लोग थे जो आपके पीछे खड़े रहे उसी ताकत के साथ में? बहुत सारे लोग थे, मैंने नाम भी सबके बताए अभी 3-4 दिन में। गुंजल साहब, प्रताप सिंह जी खाचरिया और बहुत सारे लोग थे, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी टीकाराम जी मीणा, केसी घुमरिया जी, सत्यपाल जी सिकरवाल जो चुनाव लड़े मध्य प्रदेश लोकसभा का, एमएलए मध्य प्रदेश बाबू झंडेलवाल जी, इंदिरा मीणा जी, ओम प्रकाश जी हुड्डा, अतुल प्रधान, और मुख्य मेन आशीर्वाद जनता जनार्दन ने दिया, और राजेंद्र जी गुडा, बहुत सारे लोगों ने मदद की। तो किस तरह की राजनीति आप करना चाहते हैं? कांग्रेस के तो आप बागी होकर के आपने चुनाव लड़ा, अब आपकी जो सियासत का भविष्य है वो किस तरफ जाएगा? मैं कुछ बनूं या नहीं बनूं, पर जनता के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए राजनीति कर रहा हूं, और कहीं न कहीं जनता भी अभी महसूस करने लगी है कि सही में सही रास्ते पे चल रहा है, सही डगर है इसकी। मैं चाहता हूं, दाहिल साहब, मैं बहुत छोटे गांव से आया हूं, और मैं जहां रहता हूं उसके आसपास का जो, आप कभी मेरे क्षेत्र में आओगे तो आपको जी न्यूज को मैं उन गांवों में लेकर जाऊंगा जहां आज भी ऐसा लगता कि जो प्रेमचंद के उपन्यास गोधान में और कर्मभूमि में जो गरीबी दिखाई गई है, गांव की हालत दिखाई गई है, वो आज भी हाड़ौती में वैसे ही हालात है। मैं उनको बदलना चाहता हूं। नहीं तो आपको दिशा तो तय करनी पड़ेगी ना आपकी। आप कांग्रेस के साथ जाएंगे वापस, या फिर बीजेपी के साथ जाएंगे, या थर्ड फ्रंट में जाएंगे? पत्ते तो खोलने पड़ेंगे ना, भविष्य तो आपको खुद अपना तय करना पड़ेगा। अब तक राजस्थान में कई तरह के प्रयोग हुए, असफल रहे। अगला जो मैं कदम उठाऊंगा वो सारे लोगों से, जो मेरे शुभचिंतक है, सारे मिलने वाले लोग हैं, सारे पत्रकार लोग हैं, उनको बुलाऊंगा सबको, और सबसे राय मशुरा करके, क्योंकि जब जनता से आप राय मशुरा करते हो और सबको सामूहिक जगह बिठाकर पंचायत कर कर अगर आप फैसला लेते हो तो फैसला ठीक ही रहता है। इसलिए अगली बार सारी जनता को, सारे लोगों को, सब चिंतकों को इकट्ठा करके उनसे राय मशुरा करके, और वो जो राय देंगे कि इस डगर पे जाना है, वो कह देंगे कि तीसरा मोर्चा बनना चाहिए तो तीसरा मोर्चा में जाऊंगा। वो जनता कह देगी कि राष्ट्रीय पार्टियों में जाना चाहिए तो राष्ट्रीय पार्टियों में जाऊंगा, और वो जनता कह देगी कि खुद की पार्टी बना लो तो खुद की पार्टी बना लूंगा। तो किरोड़ीलाल मीणा जी ने भी अपनी पार्टी बनाई, कामयाब नहीं हो पाए, वापस बीजेपी में आए। किरोड़ीलाल जी से अब आपके रिश्ते कैसे हैं? बहुत नज़दीक थे एक दौर में आप उनसे। डॉक्टर साहब बहुत सीनियर नेता हैं, मेरी जितनी राजनीति, मेरी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा उनकी राजनीति है। संघर्ष के पर्यायी आंदोलन करता है, और उन्होंने जो मार्ग जो चुना आंदोलनों का और संघर्ष का, उसी रास्ते पे हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं। तो क्या भविष्य के किरोड़ीलाल मीणा बनना चाहते हैं? मैं नरेश हूं, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम ही नरेश रखा, जिसका मतलब ही राजा होता है। मैं बनना चाहता हूं काशीराम, मैं बनना चाहता हूं लालू यादव, जिसको मैं एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जिससे एक नई परिपाटी बने, जातिवाद से हटकर,
ऐसा लगे कि कोई गरीबों का है, किसानों का है, जिनको जरूरत है, वाकई में जिनको जरूरत है, उनकी जरूरतों को पूरा करने लायक मैं बनूं, ऐसी मैं सोचता हूं। आप नंगे पैर चलते हैं, क्या संकल्प लिया है? क्या संकल्प की सिद्धि तक आप नंगे पांव में रहेंगे? क्या सोचा है आपने? और ये मैं जब विधानसभा चुनाव देवली उनियारा लड़ने गया और जब मैंने फॉर्म भरा तो वहां एक गांव था उकलाना, वहां के तेजाजी महाराज पर मेरी आत्मा ने कहा कि नरेश, कोई तेरा नहीं रहा, ना नेता रहे ना पार्टियां रही, और ये जनता जनार्दन है। तो मैं नंगे पैरी जनता जनार्दन के बीच में गया, उनसे आशीर्वाद मांगा और वहां मैंने जूते छोड़े। अब इसमें मैंने कुछ मन्नत मांग रखी है, लेकिन ज्यादातर लोग जो मिलते हैं वो ये कहते हैं कि एमएलए बन जाओगे तब जूते चप्पल पहन लोगे। ये गलत है। मैंने कोई और ही मन्नत मांग रखी है, बहुत बड़ी मन्नत मांग रखी है। वो जब पूरी हो जाएगी और जिस दिन लोग मेरे पैरों में चप्पल देख लेंगे, जूते देख लेंगे, उस दिन ये सवाल जब पूछेंगे तब मैं उसका जवाब दूंगा। अच्छा, ये बताइए कि आपकी रिहाई के लिए खूब सारे आंदोलन भी हुए, लोग सड़कों पर भी उतर रहे थे। रिहाई में मदद किसने करी है आपकी? क्या सरकार की ओर से भी कोई सपोर्ट मिला आपको? मेरी जनता ने मदद करी, और जब जनता सड़कों पे खड़ी थी, जनता मुझे भरपूर आशीर्वाद मेरे साथ दिया। जनता जब 7,500 वोट, दाहिल साहब, पूरे राजस्थान में किसी नेता से, किसी सरपंच से लेकर एमएलए एमपी से कह देना कि कोई अपने गांव में तो बोर्ड लगा के देखे, वहां भी कुछ परसेंट तो विरोधी मिल जाएंगे। 7,500 गांवों में जब मेरे बोर्ड लगे, जनता सड़कों पे उतरी, उसके बाद सरकार ने राजीनामा किया, सरकार ने समझौता किया। और मैं ये कहता हूं, कईयों ने कहा समझौता हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैं ये कह रहा हूं कि भजन लाल जी ने राजस्थान में एक बहुत बड़ा आंदोलन होता, बहुत बड़ा ऐसा आंदोलन होता जो हिंदुस्तान में नहीं हुआ, उसको मैनेज कर लिया। एक तरह से मेरे परिजनों को बुलाकर, आंदोलनकर्ताओं को बुलाकर उन्होंने मैनेज किया और अपनी सरकार की जो एक इमेज बनने वाली थी उसको बचाया। और उसी के तहत उन्होंने जो भी वो तो मेरे पिता से बात हुई, आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था आप जब जेल में थे? तो जनता कर रही थी। कुछ नेता जो मैंने नाम बताया, गुंजल साहब, प्रताप सिंह खाचरियावास, राजेंद्र जी गुडा, बाबूलाल जी झंडेलवाल, अतुल जी प्रधान, इन सबका साथ मिला आपको? नीटू सिकरवार जी, केसी घुमरिया जी, टीकाराम जी मीणा, उन तमाम लोग। ये बताइए, मान लीजिए अंता में चुनाव होते हैं जी, तो क्या नरेश मीणा मैदान में उतरेंगे? दाहिल साहब, मुझे यह तो नहीं पता कि मैं उतरूंगा नहीं उतरूंगा, लेकिन जो मुहिम मैंने छेड़ रखी है हाड़ौती की राजनीति में, दाहिल साहब, इस बार अंता में अगर चुनाव हुआ तो या तो वहां सबसे ज्यादा वोट है माली समाज के, माली समाज का बेटा एमएलए बनेगा, या फिर वहां दूसरे नंबर पे 35,000 36,000 मीना वोट है, या मीना समाज का बेटा बनेगा, या वहां 20,000 धाकड़ समाज के वोट हैं, धाकड़ समाज का बेटा बनेगा। लेकिन प्रमोद जैन भाया को नहीं बनने दूंगा, चाहे किसी पर भी दाव खेल जाऊंगा। प्रमोद जैन भाया से जो आपकी अदावत है, ये किस वजह से है? आप दोनों एक ही जिले के रहने वाले हैं, वजह क्या है इस लड़ाई के पीछे? ये लड़ाई सिर्फ दाहिल साहब, हमारा क्षेत्र 50 साल पीछे आपके क्षेत्रों से, शेखावटी से, पूर्वी राजस्थान से हाड़ौती क्षेत्र 50 साल पीछे चल रहा है। हम जब जयपुर से 12 के लिए बसों में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, हम जो गरीबी देखते हैं उसके मुख्य कारण प्रमोद जैन भाया, प्रताप सिंह सिंघवी जैसे लोग हैं। उनसे लड़ाई इस बात की है, मेरी कोई निजी लड़ाई नहीं है और व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। कांग्रेस बीजेपी ने आपको अपने साथ लेने की कोशिश की तो भी नहीं मानेंगे आप? समय बताएगा। मैंने कहा ना, जनता जनार्दन तय करेगी। जिस दिन ऐसा मौका आएगा कि मुझे कोई ऑफर मिलेगा या मुझे कुछ करना होगा या कोई नई पार्टी बनानी होगी, जो भी मुझे राजनीतिक फैसला अगर करना होगा, आप ये तय मान लीजिए, खुले ग्राउंड में करूंगा, जनता के बीच में करूंगा। कितनी बार जेल की यात्रा हो गई और कितने मुकदमों का आप सामना कर रहे हैं अभी? मुझे पद तो मिला नहीं। देखो,
राजनीति में भी नहीं मिला, कोई संगठनों में भी नहीं मिला। किस्मत में ये बहुत मिला, लेकिन योग लाठियां खूब खाई, यूनिवर्सिटी में भी छात्र राजनीति में अभी भी पुलिस की लाठियां खूब खाई। 9 बार जेल गया हूं और 29 मुकदमे खाए। विश्वविद्यालय की जब राजनीति की तो यहाँ 13-14 मुकदमे तो विश्वविद्यालय की राजनीति में लग गए थे। क्या किंग मेकर बनना चाहते हैं? आपको लगता है कि किंग मेकर ठीक है, लोगों को लड़ाओ, लोगों को बनाओ और जब मौका मिले तो खुद मैदान में कूद जाओ, एक ना एक दिन तो कामयाबी मिल जाएगी, ये सोच करके आप राजनीति? मुझे नहीं पता मैं क्या बनूंगा क्या नहीं बनूंगा। मैं तो अनवरत जब तक सांसें हैं, जब तक लड़ता रहूंगा, जनता की सेवा करने का प्रयास करूंगा 24 घंटे हर संभव। अब जनता किस मुकाम पर पहुंचाएगी, किस लेवल पर ले जाएगी, वो सब जनता करेगी, ऊपर नीली छतरी वाला करेगा। सचिन पायलट से किस तरह के ताल्लुकात हैं? एक जमाने में आप बहुत करीब थे उनके। मैं दाहिल साहब जिसके साथ रहता हूं, चाहे मैं किसी के साथ रहूं, मैं दोस्ती निभाता हूं, वफादारी ईमान मेरे अंदर है। जिसके साथ बैठता हूं घात नहीं करता, पीछे से छुरा नहीं घोंपता। जिसके साथ रहता हूं पूरी मन से रहता हूं, और जब दुश्मन बनता हूं तो पूरी दुश्मनी भी पूरी मन से निभाता हूं। लोग अटकलें लगा रहे हैं कि राजस्थान की सरकार आपको बीजेपी में लाना चाहती है, कोई जिम्मेदारी भी देना चाहती है। क्या कोई ऑफर मिला है अभी तक सरकार की ओर से? जो होना होगा, मैंने आपको एक ही शब्द बोला है, अब जब जनता के बीच जिस दिन मुझे फैसला राजनीति का लेना होगा, ये मैं कसम खा रहा हूं कि जनता के बीच में लूंगा। मैं कहूंगा कि आज मैं राजनीतिक फैसला ले रहा हूं। जो लोग राजनीतिक फैसला लेने में यहां आएंगे और जो जनता जिस तरफ मैं उनके सामने रखूंगा विकल्प, ये मेरे पास ये ऑफर है, ये ऑफर है, ये चीजें हैं। आप लोग क्या चाहते हो, लेकिन जो जनता चाहेगी, जनता तय करेगी, वही मैं करूंगा। तो ये कब आप अपनी राजनीतिक दिशा तय करेंगे? क्या कोई बड़ी रैली वैली करने का कोई प्लान कर रहे हैं आप? मैंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सारे पत्रकारों को बुलाया था। 21 तारीख को मैं मध्य राजस्थान के अंतिम छोर बॉर्डर झालावाड़ के मनोर थाना विधानसभा से कामखेड़ा बालाजी के पवित्र स्थान से एक जन क्रांति यात्रा निकाल रहा हूं। वो जन क्रांति यात्रा 21 तारीख से पूरे राजस्थान में पैदल पैदल घूमूंगा, जनता को जगाऊंगा, जनता को जगाकर। तो खास मुलाकात में नरेश मीणा के साथ आज इतना ही। फिर अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाबूलाल धायल को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरे माँ बाप ने मेरा नाम ही नरेश रखा, जिसका मतलब ही राजा होता है। नरेश का साम्राज्य सीमित नहीं रहता, सम्राट बनना चाहता हूँ। बाबा खाटू श्याम की ये कृपा हुई कि मैं चुनाव हार गया, क्योंकि मुझे लगता है कि अब बाबा खाटू श्याम ऊपर वाला मेरे से कुछ बहुत बड़ा करवाना चाहता है। लोग मेरे पैरों में चप्पल देख लेंगे, जूते देख लेंगे, उस दिन ये सवाल जब पूछेंगे तब मैं उसका जवाब दूंगा। मैं कुछ बनूं या नहीं बनूं, पर जनता के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए राजनीति कर रहा हूँ। नरेश मीणा को अब आप नए रूप में ही देखोगे।